हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के आगामी जो परीक्षा होगी मोस्ट प्रोबेबली जो जून में होने की संभावना है, और आरओ 2026 के लिए हमने अभी से करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने का फैसला लिया है। और करंट अफेयर्स में आपको मंथली जो है करंट अफेयर्स पे हम फोकस करेंगे। इस वाली वीडियो में हम सितंबर मंथ की करंट अफेयर के पहले पार्ट को कवर कराएंगे, जिसमें हैंड रिटन नोट्स हमने कई सारी मैगजीन से नोट्स बनाए हैं और उसमें सभी चीज़ों को हमने शामिल किया है जो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इस वीडियोज़ को देखने के बाद आपको ईयरली करंट अफेयर या हाफ ईयरली करंट अफेयर्स पे सिर्फ डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आप इजीली जो है आराम से मंथली करंट अफेयर्स को टारगेट करते हुए अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे। फैक्ट भी आपको याद रहेगी, क्रोनोलॉजी भी आपको याद रहेगी और इजीली जो है क्वेश्चंस आप टैकल कर पाओगे प्रीलिम्स में। ठीक है, तो पहले टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हम स्टार्ट करेंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें सारी चीज़ें हमने जो है कवर की है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है हमने उसमें एक भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। तो जनगणना 2027 होगी, उसमें भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उन्होंने घोषणा की थी कि 2027 वाली जनगणना में शहरी परिभाषा जो है वो 2011 के अनुरूप होगी। ठीक है, अब शहरी परिभाषा होती क्या है, यानी जनगणना नगर या सांविधिक नगर जो उसको बोलते हैं, तो ये होता है कि जिसमें न्यूनतम जनसंख्या कम से कम 5000 रहती हो, 75% जो पुरुष हैं वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, और जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में ये कम से कम हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा करंट अफेयर ये है कि 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो जगह हमें याद रखनी है, विशाखापट्टनम में हुआ। यहीं पे विशाखापट्टनम घोषणा अपनाया गया। तो ई गवर्नेंस का क्वेश्चन मेंस में भी आएगा, तो ये आप विशाखापट्टनम घोषणा आपको आप लिख सकते हो एज ए करंट अफेयर्स के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, या बीच में भी आप चीज़ें जो है एक वैल्यू एडिशन के रूप में काम कर सकता है। आयोजनकर्ता कौन था, तो आयोजनकर्ता प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है वो DARPG और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय और आंध्र प्रदेश की सरकार तीनों ने मिल करके इसको आयोजन किया। ठीक है, विषय क्या था, विकसित भारत, सिविल सेवा व डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, ये इसका मेन जो है विषय था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। इसमें कृषि और नवाचार में एग्री स्टैक, जो नेशनल एग्री स्टैक है उसका विस्तार करना, रोहिणी जैसे जो मॉडल है महाराष्ट्र का उसको दोहराव करना, डिजिटल पंचायतों का नेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारी चीज़ें जो है ई गवर्नेंस में कैसे ICT को हम अधिक तरीके से समावेशी बना सकते हैं। हाँ, नागरिकों को 24/7 कैसे सर्विसेज की जो पहुँच है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं, भ्रष्टाचार में कमी कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर बात की गई। तीसरा आपका है ब्लू पोर्ट। ब्लू पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान देना कि ब्लू पोर्ट होता क्या है। एक स्मार्ट इंटीग्रेटेड मत्स्य बंदरगाह होता है, एक ऐसा मॉडल होता है जो इनोवेशन है, टेक्निकल इनोवेशंस हैं, जिसकी ऑपरेशन कैपेसिटी है, इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है, सोशल इंक्लूजन है, मतलब इस सभी चीज़ों को उसमें समाहित करता है। ई गवर्नेंस की तकनीक को अपनाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और सेटेलाइट कम्युनिकेशन AI वगैरह से ये पोर्ट जो है संचालित होता है। ठीक है, तो इसमें कंटेंट क्या है कि पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय और FAO के जो बीच सहयोग से ये जो है ब्लू पोर्ट की जो पूरी कॉन्सेप्ट है सुदृढ़ करने के लिए टेक्निकल सहयोग कार्यक्रम जो है, टेक्निकल कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको साइन किया गया है ब्लू पोर्ट में। तो कौन कौन शामिल इसमें, तो FAO। ठीक है, FAO मतलब संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, पशुपालन मंत्रालय और डेयरी मंत्रालय ब्लू पोर्ट के लिए जो है ये इन्होंने सहयोग किया है। पायलट बंदरगाह के तौर पे कौन विकसित किया जा रहा है, तो गुजरात में जखाऊ, दमन दीव में वन कबारा और पुडुचेरी में कराईकल। ठीक है, तो ये ब्लू पोर्ट के रूप में जो है डेवलप किए जाएंगे। चौथा है आपका राष्ट्रीय सतत विमानन ईंधन नीति जो है 2050 तक, इसमें कार्य योजना यहाँ पे पेश की गई है कि 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब राष्ट्रीय सतत विमानन ईंधन नीति में क्या है कि सतत विमानन ईंधन हेतु इसको जो है यहाँ पे डेवलप किया गया है। इसमें ब्लेंडिंग टारगेट जो क्या है कि 2027 तक हम इसमें 1% की ब्लेंडिंग रखेंगे, फिर 28 तक 2% की, और 2030 तक 5% का जो है यहाँ पे सस्टेनेबल जो हमारा ईंधन है वो उसको हम कहीं ना कहीं अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान देना है, ब्लेंडिंग का टारगेट क्या है, और हम 2070 तक नेट जीरो इमिशन में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। पांचवां है 48वां वार्षिक महासागर विधि और नीति सम्मेलन, पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में आयोजन हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार करनी है। ठीक है, तो 48वां वार्षिक महासागर विधि और नीति सम्मेलन हुआ कहाँ पे, तो याद रखना है फ्रेंड्स
कि गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय में जो है यहाँ पे ये पूरी पहली बार जो है भारतीय उपमहाद्वीप में इसका आयोजन किया गया। आयोजक कौन था? स्टॉकहोम सेंटर फॉर इंटरनेशनल लॉ और यूएस नेवल वॉर कॉलेज और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, तीनों को याद रखना है। विषय क्या था कि विकासशील देशों की दृष्टि से महासागर शासन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस चीज़ को चाहो तो आप जब मतलब जो इसमें इंडियन ओशन का जो इसमें कई बार चीज़ों को डिस्कस किया गया कि क्या हमारा भारत की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए कैसे क्या हम महासागर पहल को, इस सभी चीज़ों पे जो है हमने यहाँ पे काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा की, ठीक है। और भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो इसमें आयोजन करने में सहयोगी रहा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सब चीज़ को ध्यान देना। और छठवां है राष्ट्रीय महिला सुरक्षा वार्षिक रिपोर्ट 2025। ये किसके द्वारा जारी की गई है? राष्ट्रीय महिला सुरक्षा वार्षिक रिपोर्ट। तो जब महिला सुरक्षा की बात करते हैं हम मेंस में भी, तो वहाँ पे भी लिखा जा सकता है एज ए इंट्रो में, ठीक है, एक करंट अफेयर्स के रूप में स्टार्टिंग हो जाएगी। चाहो तो आप इसको यूज कर सकते हो या फिर कंटेंट में भी यूज कर सकते हो। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इसको जारी किया गया। इसमें सुरक्षित शहरों की जब बात की गई है तो इसमें कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई, ठीक है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर है वो 65% एक मानक तय किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये है कि भारत में मातृ मृत्यु दर जो है, ठीक है, मातृ मृत्यु दर की सुधार की दिशा में हुई है। जो आप देखोगे इसमें तो अभी 10,000 पे 1 लाख पे 88 प्रति जीवित जन्मों पे जो है इसको मापा जाता है। गृह मंत्रालय के अधीन जो है रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा इसको जारी किया गया। एसडीजी का लक्ष्य क्या है? एसडीजी 3.1 के तहत 2030 तक जो वैश्विक तौर पे मातृ मृत्यु दर है उसको हमें 70 पर ला जाना है, ठीक है। ये 88 है अभी, इसको हमें 70 पे लाना है, इसका लक्ष्य है 2030 तक, ठीक। तो ये चीज़ को हमें ध्यान देना है। इसके बाद आता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा U-DICE+ जो 2025-26 का जो रिपोर्ट है, इसमें कक्षा 1 से 12 तक जो है कुल नामांकन में 11 लाख की कमी आई है, ठीक है। तो 1 से 12 तक जो है वो कमी आई है। और ये बात ध्यान रखना, कमी कारण क्या है? तो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी नीचे गिरा है। ड्रॉप आउट रेट भी जो है कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। U-DICE+ है क्या कि भारत सरकार द्वारा एक तौर पे व्यापक तौर पे डेटा संग्रह का प्रणाली है जो स्कूल शिक्षा से संबंधित जो नामांकन होते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, शिक्षक कितना क्या पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन कितना है, प्रशासनिक आंकड़े क्या है, इन सभी चीज़ों को U-DICE पे एकत्रित किया जाता है, ठीक है। लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची की मांग के लिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो इस सभी चीज़ें याद रखें। 6वीं अनुसूची को याद रखना, भारतीय संविधान का ऐसा प्रावधान होता है जो पूर्वोत्तर भारत के जो जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र उसको स्वायत्तता प्रदान करता है। इसके अंदर जो यहाँ पे ऑटोनॉमस जिला परिषद होते हैं उसको विधायी, कार्यकारी और वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ये लद्दाख के लिए भी काफ़ी जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानहानि का अपराधीकरण। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनः विचार की आवश्यकता जो है जताई है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। और नेक्स्ट आते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। 2 दशक इसको हो चुके हैं, तो ये भी चीज़ को आपको ध्यान देना है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया था, इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टी को कार्यस्थल मानते हुए पोस एक्ट 2013 जो है उसके तहत लाने की याचिका को खारिज कर दिया है। देखो पोस एक्ट में क्या था, इस बात को आप ध्यान दो। इसकी विशेषता यह थी कि कार्यस्थल पे जो यौन उत्पीड़न है उसकी स्पष्ट इसमें परिभाषा दी गई थी पोस एक्ट 2013 में, ठीक है। इसके लिए ICC और LC का गठन किया गया, शिकायत निवारण प्रणाली होती है और वार्षिक रिपोर्ट और 50,000 तक जुर्माना होता है, ठीक है। 2013 में ये अधिनियम जो था कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें संगठित असंगठित क्षेत्रों में भी सारी चीज़ें जो हैं ICC जो होती है वो उसका गठन का अनिवार्य होता है, एक इंटरनल बॉडी होती है, ठीक है। तो पॉस एक्ट के तहत जो है पॉलिटिकल पार्टी को कार्यस्थल नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टी में नियोक्ता कर्मचारी का संबंध होता नहीं है, तो इसमें जो है पॉस एक्ट के तहत इसको कवर नहीं किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टी को। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप कहते हैं हम लोग कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संवैधानिक माना है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम अनिवार्य हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। राज्य बोर्डों में 2 गैर मुस्लिम और 2 महिला, राज्य बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम और 2 महिला मुस्लिम सदस्य जो हैं वो अनिवार्य हैं, ये कंपलसरी हैं। और CEO मुस्लिम जहां अनिवार्य हो वहां पे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और इसकी अपील क्या है? वक्फ न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जो है वहाँ पे उसके निर्णयों पे हम इस पर अपील कर सकते हैं। 90 दिनों के भीतर, 90 दिनों के भीतर जो है हम इसमें अपील कर सकते हैं। जो भी वक्फ न्यायाधिकरण है उसके विरुद्ध जो भी निर्णय आता है उसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं, लेकिन ये समय सीमा होनी चाहिए। 90 दिन के बाद आप नहीं कर सकते, 90 दिनों के अंदर कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपका आर्टिकल है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत आरटीआई एक्ट में संशोधन किया गया है, जिससे सार्वजनिक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर पूर्ण बैन लगा दिया गया है। ठीक है, पूर्ण बैन लगा दिया गया है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जो है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। आर्टिकल जो 63 है उपराष्ट्रपति पद को स्थापित करता है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 64 जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनकी बात करता है, और आर्टिकल 66 में निर्वाचन प्रक्रिया है किसकी, उपराष्ट्रपति की। ठीक है, और नेक्स्ट आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया में आधार को वैध पहचान दस्तावेज स्वीकार करने का आदेश दिया है। तो एसआईआर का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, काफ़ी विवाद में है और इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें इस इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या ध्यान देना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत जो है ये पूरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो फ्रेंड्स इसको हमें याद रखना है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत चल रही है। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया के नियमन हेतु गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिया है। ठीक है, जो नेशनल ब्रॉडकास्टर और डिजिटल एसोसिएशन के जो परामर्श होगा उनकी सलाह से तैयार होगा, और ये जो सोशल मीडिया का नियमन है वो किस आर्टिकल के प्रावधान के तहत दिया गया, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत। ठीक है, अब 18वां जो आपका पॉइंट है वो है कि आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 जो है उसको लागू कर दिया गया है। यह 4 पुराने एक्ट जो विदेशी अधिनियम 1946 है, विदेशी पंजीकरण एक्ट 1939 है, पासपोर्ट एक्ट 1920 है, आव्रजन एक्ट 2000 है, उसको कैंसिल करता है। और ये आपको ध्यान देना इसमें कि एक एक्ट है आव्रजन और विदेशी अधिनियम जो डीजी यात्रा और एफआरओ प्रणाली से निगरानी करेगा। इसमें दंड प्रावधान भी किया गया है कि जाली डॉक्यूमेंट्स, अगर फेक डॉक्यूमेंट से आप प्रवेश करते हैं भारत में या निकास करते हैं तो 7 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना यहाँ पे आपको देना पड़ जाएगा। ठीक है, 19वां पॉइंट है कि लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर जो परिसर है, ठीक है, ये याद रखना है कि अहमदाबाद, लोथल अहमदाबाद में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद में सागरमाला कार्यक्रम के तहत समुद्री विरासत संरक्षण जो है उसके लिए उसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसका दृष्टिकोण क्या है, विकास भी विरासत भी। ठीक है, जगह याद रखना है लोथल। 20वां पॉइंट ये है कि पीएम की जापान यात्रा के दौरान सेरिजन दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा, ठीक है, एक दारुमा गुड़िया भेंट की गई। जो सेरिजन दारुमा जो मंदिर है वो दारुमा संस्कृति का केंद्र है। तो दारुमा गुड़िया क्या है, जापान के गुन्मा प्रांत है, इसको मैप में आप देखिएगा, गुन्मा प्रांत उसके ताकासाकी शहर से जुड़ा हुआ है। ये जो गुड़िया है वो दृढ़ता और साहस का प्रतीक है। इसका जो हिस्टोरिकल पूरा जो हमारा संबंध है वो है कि कांचीपुरम में भारत के बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म से है, जिन्हें जापान में दारुमा दाइसी कहा जाता है, जो जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, तो सेरिजन दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया भेंट की पीएम को जापान यात्रा जब गए थे तो, और ये गुन्मा प्रांत के ताकासाकी शहर से जुड़ी हुई है पूरा। ठीक है, और इसका हमारा संबंध ऐतिहासिक तौर पे भारत से भी है। कांचीपुरम के जो बौद्ध भिक्षु थे बोधि धर्म उनसे है, जो जापान में उनको दारुमा दाइसी कहते हैं। जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जैन नहीं जैन बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब फैक्चुअल डेटा है ये, इसको सिर्फ आपको याद करना है। 4th वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। किसने किया, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 चौथा वाला, ठीक है, चौथा एडिशन। असम में शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए एडीबी के साथ भारत सरकार ने $125 मिलियन का एक ऋण समझौता किया है। ठीक है, तांबा और अन्य खनिजों के अन्वेषण विकास के लिए एमयू साइन हुआ, किसके बीच में, ओआईएल और एचसीएल के बीच में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन के कार्लसबर्ग रीज में पॉली मेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स की खोज के लिए किसके साथ भारत ने समझौता किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। ठीक है, बैराबी सेरांग रेल लाइन जो है पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी आइजोल है, मिजोरम को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बैराबी सेरांग रेल लाइन। भारत और नॉर्वे ने पहला समुद्री सुरक्षा निशस्त्रीकरण अप्रसार वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई है, भारत और नॉर्वे में पहली बार आयोजित की गई, तो ओस्लो में की गई है। ठीक है, जनजाति भाषाओं के अनुवाद के लिए एआई अनुवाद मंच आदिवाड़ी, शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, जनजाति भाषाओं के अनुवाद के लिए एआई अनुवाद आदिवाड़ी जो है वो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो जनजाति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, लुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण हेतु देश का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया, तो गिद्ध लुप्त प्राय जो गिद्ध हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए
देश का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो असम में लॉन्च किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिल्ली में आदि संस्कृति नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किस चीज़ के लिए? आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, मोदी जी ने पांडुलिपियों के संरक्षण, डिजिटलीकरण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कौन सा लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया। ज्ञान भारतम पोर्टल। अब ये किस चीज़ के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल है? तो याद रखना है, पांडुलिपि जो है उनके संरक्षण के लिए, उनके डिजिटलाइजेशन के लिए, अब पब्लिक में उनकी पहुंच हो, तेजी उसको लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ज्ञान भारतम पोर्टल। किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। उत्तराखंड में सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडिया और एडीबी के बीच में $126 मिलियन का ऋण पे साइन किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म को पुनः लॉन्च किया गया? चलो, तो इस पे चलो जीते हैं। ठीक है। डायरेक्टर कौन है? मंगेश हदावले। लास्ट वाला जो आपका पॉइंट है कि आरबीआई ने असम के किस गायक की जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो याद रखना फ्रेंड्स, डॉक्टर भूपेन हजारिका। अब हमने देखा कि मात्र 15 मिनट में हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। ठीक है। सारे पॉइंट्स को हमने कवर करा दिया। अब हम आते हैं आर्थिकी करंट अफेयर्स पे। ठीक है। तो भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए इंडिया EU FTA को पूर्ण करने के प्रयास का संकल्प लिया है। ठीक है। किसने? भारत और जर्मनी ने। जीएसटी परिषद ने भारत की जो जीएसटी दर है, रेट है, उसमें संशोधन करके 2 नई टैक्स रेट जो है, एक 5%, 18%, जबकि कुछ विशेष मुख्य वस्तुओं के लिए 40% का दर जो है उसने तय किया हुआ है। लेकिन मेनली जो है 2 नई दर है, 5%, 18%। 0% के टैक्स स्लैब में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो व्यक्तिगत जीवन बीमा स्तर, स्वास्थ्य बीमा, ठीक है, UST दूध, पनीर, रोटी, पराठा, जीवन रक्षक दवाएं जो होती हैं वो 0% टैक्स स्लैब में आती हैं। ठीक है। सेमीकॉन इंडिया 2025 का कार्यक्रम कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली में हुआ। और गुजरात में फ्रेंड्स एक पॉइंट आपको याद रखनी है कि देश का पहला ओसेट पायलट लाइन शुरू हुआ है। कहाँ पे? गुजरात में, जहाँ मेड इन इंडिया चिप बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है अच्छे तरीके से। भारत में घरेलू उद्योगों के लिए मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। ठीक है। ये बात कही गई है कि भारत में जो घरेलू खनिज उद्योग है उसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ने वाली है। ऐसे में मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज की काफ़ी आवश्यकता है। लेकिन किसके नियमन में, किसके रेगुलेशन में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो सेबी के नियमन में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है। भारत ने वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में वर्तमान में जो उसके 0.06% हिस्सेदारी है उसको 2047 तक टॉप 5 देशों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में क्या रैंक है उसकी? तो 16th रैंक है। ठीक है। पीएम मत्स्य संपदा योजना को आपको याद रखना है क्योंकि इसके 5 वर्ष पूरे हुए हैं। 2020 में पीएम मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई थी, लेकिन क्वेश्चन एक बार पीवाईक्यू में पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में, 2019-20 के बजट में इसको घोषित किया गया था। ठीक है। तो याद रखना 20 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 19-20 के बजट में इसको घोषित किया गया था। ये स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में। ठीक है। इंडिया जो है मछली उत्पादन में 2nd रैंक है। ठीक है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। पीरियोडिक लेबर फोर्स जो अब सर्वे होता है किसने जारी किया? सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किया। कुल बेरोजगारी दर हमारी कितनी है? तो 5% है। ठीक है, 5.1%। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि भारत का जो व्यापार घाटा है वो अगस्त 2024 के मुकाबले जो घटा है अगस्त 2025 में कितना घटा है? तो 21.7 अरब डॉलर से कम होकर के 9.9 अरब डॉलर हो चुका है। ठीक है। 9वां पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो लेखा है उसके अनुसार भारत में कुल जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसमें पर्सनल एक्सपेंडिचर का जो हिस्सा है वो 2013-14 में 64% था। अब घट करके कितना हो गया है? तो 2021-22 में 39% पर रह गया है। ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है। जुलाई 2025 में भारतीय निवासियों द्वारा जो लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम है उसके तहत जो हमारा बाह्य प्रेषण होता है, रेमिटेंसेस होता है, उसमें 11% की गिरावट आई है। हमारा जो प्रमुख रेमिटेंसेस का सोर्स है USA है। फिर नेक्स्ट आपका UAE। राज्यवार जो वितरण हमारे जो देखने को मिला है, सबसे अधिक किन राज्यों में उस पर रेमिटेंसेस प्राप्त हुए हैं? तो महाराष्ट्र में, फिर केरल में, फिर तमिलनाडु में। ठीक है। WHO के साथ मिलकर जामनगर में विश्व का पहला पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। पारंपरिक चिकित्सा केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जामनगर में विश्व का पहला पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जो है वह स्थापित किया गया। पारंपरिक चिकित्सा का सबसे बड़ा बाजार अगर देखा जाए, सबसे बड़ा बाजार पूरी दुनिया में तो चाइना है। ठीक है।
चीन सबसे अधिक जो है इसका पारंपरिक चिकित्सा का जो है उसका बड़ा बाजार है। हालांकि भारत भी जो है अब काफ़ी अधिक जो प्रमोट कर रहा है पारंपरिक ट्रेडिशनल जो सारी रेमेडीज़ हैं, जैसे कि आयुर्वेद को, योग को, यूनानी दवाओं को, होम्योपैथी को, तो ये सभी चीज़ों पे जो है भारत भी खुद जो है मेडिटेशन वगैरह पे ध्यान देकर पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली केंद्र को जो है काफ़ी अधिक प्रमोट कर रहा है। ठीक है, कैग रिपोर्ट 2025 में राज्य सरकारों पर सार्वजनिक ऋण में 3 गुना की वृद्धि की बात की गई है। इसमें मैक्सिमम राज्य की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो सबसे अधिक जो किसने ऋण लिया है, कर्ज लिया है, वो पंजाब, फिर नागालैंड, फिर वेस्ट बंगाल। लेकिन मिनिमम जिसने कर्ज लिया वो उड़ीसा, काफ़ी एफिशिएंसी है यहाँ पे, और महाराष्ट्र, फिर लेफ्ट जो है गुजरात। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन आर्थिकी से है कि सेबी ने भारत के बाजारों में कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए एक नया नियामक ढांचा किसको लॉन्च किया है? स्वागत एफआई लॉन्च किया। स्वागत किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है। किस चीज़ के लिए लॉन्च किया है? तो बाजारों में जो कम जोखिम वाले विदेशी निवेशक होंगे उनको पहुंच को हमें किस तरह से सुगम बनाया जाए, इसके लिए स्वागत एफआई को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास तो एमपी के धार जिला के भसौला गांव में इन्होंने किया है। ठीक है, इरडा ने बीमा सुगम नाम से वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। मार्केट प्लेस किसने लॉन्च किया? इरडा ने लॉन्च किया। क्या नाम था? बीमा सुगम। किस चीज़ के लिए? तो वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस है, सभी प्रकार के बीमा एक जगह मिलेंगे। ठीक है, एपेडा ने भारत के कृषि खाद्य निर्यात को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल लॉन्च की है। क्या लॉन्च? उसका नाम है भारती। तो ये फैक्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। पहला स्वागत एफआई किसने? सेबी ने। ठीक है, पीएम मोदी ने पहला मित्र पार्क कहाँ पे? एमपी के धार जिला भसौला गांव में। इरडा ने बीमा सुगम लॉन्च किया है, वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस, सभी प्रकार के बीमा यहाँ पे अवेलेबल होंगे। एपेडा ने जो है यहाँ पे कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर नई पहल भारती लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हमने आर्थिकी को कवर कर लिया है। अब हम मात्र इतने कम समय में हमने सभी पॉइंट्स को कवर किया है। अभी अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ब्राजील की पहल पर ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। किसकी पहल पे हुआ? ब्राजील की पहल पे। क्यों हुआ था? कि इंडिया और ब्राजील पर यूएसए ने 50% का टैक्स लगाने की चर्चा जो यूएसपी की थी, तो यही इसी पे जो है सारी चर्चाएं की गई। ब्रिक्स की जब विस्तार की हम बात करते हैं तो ब्रिक्स में जो नए देश शामिल हुए, पूर्ण सदस्य जो बने हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और यूएई, ये पूर्ण सदस्य बने हैं हाल फिलहाल में। तो हमें ब्रिक्स का विस्तार देखा है, तो ब्रिक्स में जो नए सदस्यों को याद रखना है हमें कौन कौन से? मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और यूएई। ठीक है, फ्रांस के जो नए पीएम बने हैं सेबेस्टियन लेकॉर्नु बने हैं। यहाँ पे अर्ध उपराष्ट्रपति प्रणाली है फ्रेंड्स। फ्रांस में अर्ध उपराष्ट्रपति प्रणाली मतलब जो अधिकार होते हैं वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में कहीं ना कहीं डिवाइड होते हैं। ठीक है, यूएन में भारत द्वारा फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता के पक्ष में मतदान हुआ है, तो मतदान किया है। और याद रखना भारत ने किस में मतदान किया है? तो फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता के पक्ष में। ये कौन से जो यूएन में जो घोषणा पत्र इसको रखा गया था, इसको क्या नाम था? न्यूयॉर्क घोषणा पत्र। ठीक है, न्यूयॉर्क घोषणा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। ये एक मतलब ऐसा एक प्रकार का एग्रीमेंट है जिसमें एक देश पर आक्रमण जो है उसको दोनों देश पर आक्रमण माना जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है यूएन जेंडर स्नैपशॉट 2025 का रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है? तो यूएन वीमेन और यूएन डेशा ने लॉन्च किया है। इसमें बताया गया है कि तत्काल कार्रवाई अगर नहीं की जाएगी 2030 तक 351 मिलियन जो महिलाएं हैं और बालिकाएं अत्यंत गरीबी में हम रह सकती हैं। ठीक है, तो SDG 5 जो है वो भी इससे रिलेटेड है, महिला जो समानता से रिलेटेड। जो CEDAW संधि है वो भी इसी चीज़ को प्रमोट करता है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में बताया गया था, ये बात आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने लिख रखा है कि केवल 33% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं। ये फैक्ट आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, नेक्स्ट पॉइंट है कि दुबई में जो आयोजित हुई है 28th UPU कांग्रेस में भारत को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का कांग्रेस कहाँ पे आयोजित हुआ? तो दुबई में हुआ। भारत को काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल में पुनः उसको निर्वाचित किया गया। किसको? भारत को। ठीक है, तो सदस्य कौन कौन है? तो भारत सहित 192 देश जो है इसके सदस्य हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, H1B वीजा में बदलाव हुआ है। $1 लाख शुल्क व्यवस्था जो नए आवेदक होंगे सिर्फ उन पे लगेगा। ठीक है, सिर्फ नए आवेदकों पे, रिन्यूअल करने वाले या पहले से लोगों पे नहीं, जो नए आवेदक होंगे उन पे $1 लाख का जो शुल्क जो है उसको पे करना पड़ेगा। फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दी है। तो फ्रेंड्स याद रखना, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने। ठीक है,
नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि भारत मोरक्को रक्षा सहयोग जो है वो हुआ है हाल फिलहाल में। रबात स्थित जो भारतीय दूतावास है मोरक्को में, ठीक है, रबात में, वहां पे भारतीय दूतावास में नया डिफेंस विंग की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। रक्षा मंत्री जो है मोरक्को में वहां पे बैठक किए थे, ठीक है। 10वां पॉइंट है बुर्किना फासो, माली और नाइजर। बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से निकलने की घोषणा कर दी है, ठीक है, आईसीसी से निकलने की घोषणा कर दी। केवल व्यक्तियों पे ये मुकदमा चलाने का अधिकार इसको आईसीसी को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में। भारत इसका सदस्य नहीं है, वैसे भी इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। तो भारत इसका सदस्य नहीं, इसको आपको याद रखना है। कुछ वन लाइनर हमें बहुत जरूरी है इसको याद रखना कि के वीजा शुरू करने वाला देश कौन है। तो के वीजा शुरू करने वाला जो देश है फ्रेंड्स वो है चीन। और के वीज़ा शुरू करने वाला देश चीन इसलिए है क्योंकि देखो H1B वीज़ा में जब जैसे ही शुल्क लगाया गया तो उस वक्त भारतीय जो पूरे विश्व में जो जाते हैं काम करने के लिए या फिर वैश्विक जो प्रतिभाएं हैं उसको आकर्षित करने के लिए चीन ने ये देखा कि अच्छा मौका है, यहाँ लोगों को कैप्चर करते हैं, तो यहाँ पे उसने के वीज़ा शुरू करने वाला देश जो है चीन अभी हाल फिलहाल में बना है। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो UAE में किया गया। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ पे हुआ? तो UAE में हुआ, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो कहाँ के थे? ब्राजील के थे। उनको तख्तापलट में 27 साल की सजा की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान देना है। किस देश की सरकार के खिलाफ आर्थिक नीति और जो बेरोजगारी के प्रति जो है ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट शुरू हुआ? ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट कहाँ पे हुआ? तो फ्रांस की सरकार के खिलाफ ये ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भ्रष्टाचार से निपटने के लिए दुनिया का पहला AI जनित सरकारी मंत्री कौन? DLA, उसका नाम क्या है? DLA नियुक्त किया गया है। तो अल्बानिया, अल्बानिया ऐसा देश बना है जिसने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अपना दुनिया का पहला AI जनित जो है सरकारी मंत्री नियुक्त किया, उसका नाम DLA है, ठीक है। और अभी हाल ही में अल्बानिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी कहा कि अब ये जो अल्बानिया है वो प्रेग्नेंट है और उसका प्रभाव अभी और देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें दुनिया को शॉक्ड की थी। मतलब क्या इसका? तो इन्होंने कहा, उनके कहने का सेंस ये था कि AI के जो मतलब जो ये इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा, जो सरकारी मंत्री बनी है AI, ये जो DLA काफ़ी इसका परफॉर्मेंस बेटर है, तो हम अन्य जो विभाग हैं वहाँ पे भी जो है AI जनित मंत्रियों को नियुक्त कर सकते हैं। काफ़ी इफिशियंसी और मतलब पारदर्शिता के साथ सारे काम हो रहे हैं। तो ये चीज़ का कहने का सेंस था, यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो मंत्री होते हैं मंत्रालय, इसमें जो इतना बड़ा जो पोस्ट होता है एक मंत्रालय को कवर करने वाले, उसमें हम AI का जो है यूज देखने को बड़े स्तर पर देख सकते हैं। अल्बानिया का कैपिटल कहाँ पर है? तिराना। ये हमें फैक्ट को याद रखना है, ठीक है। 6वां है भारतीय रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा JEPC द्वारा सऊदी अरब आभूषण प्रदर्शनी को शुरू किया गया जिद्दा में। उसका नाम क्या था? सेजेक्स 2025। सेजेक्स 2025 को भारतीय रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा सेजेक्स प्रदर्शनी सऊदी अरब में शुरू की गई। वो कहाँ पे? जिद्दा में, ठीक है। UAE के दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल CL दुबई मरीना की ऊंचाई कितनी है? 377 मीटर। तंजानिया की सरकार ने नेट्रॉन झील है उसमें सोडा एस खनन परियोजना पर रोक लगाई है। तो यह नेट्रॉन झील बहुत इंपॉर्टेंट है, खबरों में है। कहाँ पे है? केन्या और तंजानिया के बीच जो है सीमा पे है, ये स्थित है नेट्रॉन झील, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने कंप्लीट राष्ट्रीय करंट अफेयर, आर्थिकी करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को सितंबर माह के कंप्लीट कर लिया और हमने सभी पॉइंट्स को कवर किया है हैंड रिटन नोट्स के साथ। आने वाले जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो भी अन्य डाटा बचे हुए जैसे जो पर्यावरण संबंधित करंट अफेयर हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी हैं, संक्षिप्तियाँ हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, खेल है, इसको कवर करेंगे। और मात्र 2 से 3 वीडियोस में मात्र छोटी छोटी वीडियोस होंगी। हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे। इतने स्मार्टली हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं कि आपको रिवीजन करने में कोई समस्या नहीं होगी। बार बार आप इसको रिवाइज करना, ठीक है। वीडियोस पे कमेंट जरूर करिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिए कैसा लगा आप इनिशिएटिव। ये 2026 के लिए रामबाण साबित होगा। 2026 इस बार जो प्रीलिम्स में चूक रहे हैं वो अगली बार इन सभी वीडियोज़ को देख करके करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी उनको मदद मिलेगी और वो सक्षम हो सकेंगे उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।